आज बात करने वाले हैं विजेंद्र गोडसे से। अरे मस्ती करते हो हमसे? कौन है बे? अरे साला कौन है बे? साला अछूत हमको अरे छू भैया दिया। को छू दिया। ले साले हैं? पकड़ साले रोक पकड़। साला रोक, अभी बताते हैं तुझे। क्या हुआ? भैया बचा लो। साला अछूत हमको टक्कर मारता है। भैया गलती हो गई, माँ कसम जानबूझ के नहीं छुए थे। साला नीची जात हमारे गुड्डू भैया को छू दिए। सोचा होगा कि गुड्डू भैया को छूकर शुद्ध हो जाएगा। अरे आजकल कौन छुआछूत मानता है यार? कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? तुझे तो साले हम देखते हैं साले। साला भाग गया। जिन्होंने डांसिंग से रुद्रपुर में अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो कुछ फिल्में की, एक कश, हमें जीने दो और कई अन्य फिल्में। और फिर अपनी किस्मत का सिक्का आजमाने के लिए ये पहुँचे सपनों की नगरी मुंबई में, जहाँ पे इन्होंने बतौर अभिनेता काम किया परम अवतार श्री कृष्ण और कई क्राइम सीरीज में। माता काली की, माता काली की। ये मनुष्य माँ की प्रतिमा की ओर। और फिर बतौर कास्टिंग एसोसिएट भी इन्होंने कुछ काम किए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं दास्तान स्ट्रगल विद विजेंद्र गोडसे। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं उनका लगातार इंतजार कर रहा हूँ इस शो में लाने के लिए। फाइनली आज वो हमें मिल चुके हैं, तो चलिए मिलवाता हूँ आपको विजेंद्र भाई से। और विजेंद्र भाई क्या हाल है भाई? बढ़िया। 1.5 साल इंतजार क्यों करवाया आपने? बस यार ऐसा ही है। आइए। तो विजेंद्र भाई फाइनली आप आज मिल ही गए। जब मैं छोटा होऊंगा या लगभग 10th या 11th क्लास में होऊंगा, 2 लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। एक थे हमारे सन्नी भाई, डी सैम सन्नी, जो उस समय के बहुत और अभी के भी बहुत मशहूर कोरियोग्राफर हमारे नज़रों में तो वही थे, अब एक्टर भी बन गए हैं। और दूसरा शख्स थे विजेंद्र भाई, जिनको हम लोग देख के इंस्पायर हुए हैं और जो आज थोड़ा बहुत कर पाते हैं, शायद इन 2 शख्सियत की वजह से कर पाते हैं। तीसरे एक और भी शख्स थे, लेकिन वो इतने करीब थे कि चीज़ें होती हैं। पहली बार जब जहन में आया किस आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है या एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है, क्या एज होगी आपकी? एज लाइक आई थिंक 15-16 साल का होऊंगा वो जिस समय। और आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से उतना कुछ खास था नहीं, बस ये था कि डांस करना है। डांस करना मतलब डांस करना है। उसमें बस रियलिटी शो का तुम्हें पता ही था कि रियलिटी शो चल रहे हैं, और रियलिटी शो को देख के बंदा इतना प्रभावित होता है कि भाई साहब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो बस वही रियलिटी शो देख के चस्का चढ़ा। DID डांस इंडिया डांस, उस समय सीजन 1 आया था DID का। उससे पहले से डांस करते थे हम, लेकिन ये था कि फैमिली सपोर्ट नहीं था एक चीज़, और दूसरी चीज़ कि परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम वहाँ जाके परफॉर्मेंस कर पाते। और दूसरी चीज़ ये थी कि उस समय जिस समय DID सीजन 1 आया था उस समय हमारी एज नहीं थी। ठीक, अच्छा। हाँ, और सीजन 2 और सीजन 3 तक जो था वो लेवल बढ़ चुका था। तो सीजन 3 में ही इतना ख़तरनाक लेवल हो गया था। धर्मेश सर जैसे लोग सीजन 3 में आए थे, तो फिर कंपटीशन बढ़ता गया और लोग निकलते गए, काम करते गए वैसा। उसी टाइम पे देखा कि डी सैम सन्नी भाई अपना डांस एकेडमी खोल के कहीं ना कहीं सेटल्ड होने की तरफ निकल पड़े, और आप ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आप एक अंडरग्राउंड डांसिंग कर रहे थे या सिर्फ डांसिंग को ही मान रहे थे, कभी से फ्यूचरिस्टिक करियर बनाने की कोशिश नहीं की आपने, ऐसा क्यों? वही मैं फ्यूचर से इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे क्या था कि मुझे एक तो डांस सिखाने में कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट है नहीं। मुझे डांस सिखाना में उतना मज़ा नहीं आता है। हालांकि मैं कोरियोग्राफी कर लेता हूँ जी, अच्छी कोरियोग्राफी कर लेता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। हाँ,
क्योंकि काफ़ी सॉन्ग मैंने कोरियोग्राफ किया है और काफ़ी ग्रुप परफॉर्मेंस तैयार की है, तो कोरियोग्राफी कर लेता हूँ। लेकिन यह है कि मैं करना नहीं चाहता था, और ना मुझे ये था कि भाई नहीं मुझे अपनी एकेडमी खोल के और मैं डांस सिखाऊं, पैसा कमाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे था डांस करूं और एज आ एक अच्छा परफॉर्मर रहूं, ना कि एक मतलब डांस को बिजनेस बना के और उसमें पैसा कमाना स्टार्ट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं था प्लान। लेकिन अब जब देखा कि भाई साहब जो लोग ये कहते थे कि मैं कभी डांस नहीं सिखाऊंगा, वो भी डांस सिखा के पैसा कमा रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि यार हमने गलती कर दी उस समय। कर लेना चाहिए था। हाँ, उस समय से अगर करते तो आज शायद पैसा कमा रहे होते और अच्छा कर रहे होते। ये सारी चीज़ें चल रही थी रुद्रपुर में, जहाँ परफॉर्मर थे, कोरियोग्राफर थे, स्टेज पे धमाका मचा रहे थे पूरे, मतलब अपने एरिया में तो हम लोग छा ही रहे थे, क्योंकि आपसे बहुत लोग इंस्पायर थे, मैं भी कहीं ना कहीं। उसके अलावा कोई फ्यूचर प्लान चल रहा था उस समय, या सिर्फ उसमें सिर्फ डांस कर रहे थे, बाकी कोई प्लानिंग नहीं थी? उस समय ये था कि भाई कुछ अच्छा काम मिले, या फिर कुछ अच्छी जॉब मिले, या फिर कोई ऐसा काम मिले जिसमें कुछ नहीं तो 3 से 4 या 5 हज़ार रुपये पर डे अर्निंग हो। इतना बड़ा ख्वाब? इतना बड़ा ख्वाब उस पर समय- डे। उस हाँ, समय? उस समय ये ऐसी होगी 3-4 साल 5 साल पहले की बात। तो ये मेरा था कि कम से कम 3-4 हज़ार रुपये पर डे आए, तब मैं अपने घर को छोड़ के यहाँ से बाहर निकलूँ। क्योंकि उस समय क्या था कि मैंने ये सोचा था कि मैं मुंबई जाके काम करके तब क्या कहते हैं अपने सपने पूरे करूँगा। तो फिर जैसे कि मेरी पिछले 3-4 साल से प्लानिंग चली रही थी ये, तो वैसे ही मेरे एक कंपनी में पहले मैं अशोक लीलैंड में मैं एक छोटा सा वेंडर रहा। वेंडर के साथ साथ फिर मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। वहाँ मैंने पेंट का ठेका लिया। पेंट का ठेके के साथ साथ फिर मैं हाउसकीपिंग का ठेका लिया। फिर हमारे यहाँ एक हाउसकीपिंग सुपर स्ट्रीट करके खुला, उसमें हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र रहा। और एक अपना यहाँ बिग बाज़ार जब खुला, हाँ। तो बिग बाज़ार में हाउसकीपिंग बॉय रहा, मतलब हाउसकीपिंग का काम करता था। फिर उसके बाद वहाँ हेड बॉय बना, फिर उसके बाद सुपरवाइज़र बना। फिर ऐसे ऐसे चलता रहा, तो फिर मैं अशोक लीलैंड पहुँच गया। फिर वहाँ से जब मैंने काम स्टार्ट किया, मतलब वहाँ से जब मैंने ठेके लेने स्टार्ट किए, तब जाके मेरा लास्ट स्टॉप था अपना रोडवेज, जो अच्छा। अपना रुद्रपुर बस स्टैंड है, वो मेरा लास्ट स्टॉप था। वहाँ मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ कि हाँ, यहाँ से मुझे पर डे की 2-3 हज़ार रुपये, मतलब अगर 2 हज़ार भी पर डे आ रहे हैं तो मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, है ना, परिवार मतलब 2 हज़ार रुपये किसी घर में आ रहे हैं तो भाई परिवार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, उसका मेन मोटिव था कि भाई परिवार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर बाई चांस मुझे ज़रूरत पड़े, मतलब पैसे की या किसी चीज़ की भी, जी। तो मेरे परिवार वाले मुझे भेज सके, मतलब उतना पैसा मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि अगर मैं वहाँ फंस गया बाई चांस, तो मैं तो फंस ही जाऊँगा ना। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ से घर पे बैकअप बना के गया हूँ कि भाई मुझे मेरे घर पे पर डे 2-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा है कि 50-60 हज़ार रुपये का हेर फेर हो रहा है महीने में। ठीक है, अब महीने में 50-60 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो वो 10-12 हज़ार रुपये मुझे डाल देंगे, तो उनसे कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, और मैं वहाँ अपना काम कर ही रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये मेरा पूरा माइंडसेट मेरा यहाँ से बना रहा था मैं पिछले 3-4 साल से, और फाइनली वो सन 2019 में क्लियर हो गया था। तो सन 2019 में मैं 18 की 11 मई को मुंबई पहुँच गया था। 11 मई सन 2018 में मुंबई पहुँच गया था मैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद की तो शायद थोड़ा बहुत तो पता ही है तुम्हें, और बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें उधर हो जाएंगी। माता पिता का कैसा रहता है कि मतलब बाहर तो आपने मैंने खुद देखा है अपने आंखों के सामने, एक आपको रिवॉर्ड जीतते हुए, अवार्ड जीतते हुए, अपना नाम बनाते हुए, और वो तालियों की गड़गड़ाहट, लोगों का हुजूम। लेकिन ये तो एक स्टेज की दुनिया है या आर्टिस्टिक फील्ड, एंटरटेनमेंट फील्ड की दुनिया है। जब घर जाते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है माँ का, बाप का, पिताजी का? रिएक्शन क्या, बस शुरू में तो ऐसा ही था कि घर गया, एक तो क्या होता था कि आप जब किसी चीज़ से आपको लगाव होता है तो आप उसको ज़्यादा देर तक करना पसंद करते हो, क्योंकि उससे आपको सुकून मिलता है। हाँ। ठीक है, वो चीज़ करके तो हमेशा घर पे लेट पहुंचना और लेट जाना,
तो एक तो सबसे ज़्यादा लेट खाना खाता था, ठीक, लेट खाना खाना, रात को अकेला बचता था तो मैं ही खाना खाता था। दूसरी चीज़ कि ज़्यादा लेट हो जाता था, पापा की गालियाँ भी खाता था। दोनों चीज़ें साथ में होती थी। और घर का क्या था, वही था कि भाई काम धंधा करो और लगे रहो, जो मतलब काम धंधा करो और खाओ कमाओ वाला सीन जैसा। तो सबके माँ बाप कहते हैं कि खाओ कमाओ वाला। तो उसमें फैमिली का सपोर्ट ना होने के कारण वो यही बात आती थी बार बार के काम करो और ये सब छोड़ो। वो शुरू से यही था कि भाई छोड़ो, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बड़े लोगों का या फिर बड़े जिसके पास पैसा है उसका काम है, ना कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का। तो बस वैसे ही आप जैसे मिडिल क्लास लोगों के फिर वही रियलिटी शोज आए। रियलिटी शोज से फिर लोग देख रहे हैं, माता पिता भी देखते ही थे जब हम लोग देखते थे DID या फिर कोई भी शो आ रहा है। तो उसमें मिडिल क्लास फैमिली को जैसे कि वो मतलब TRP के लिए TV चैनल्स बनाते हैं उनकी कहानियाँ। तो मतलब ये क्लियर कर रहे हैं कि TRP है। TRP नहीं, गेम है। मतलब हाँ, ये वो किसको नहीं पता है, हाँ। सबको पता है। हाँ। वो स्टोरियाँ बनाते हैं कि भाई ये उस गांव से आया है, इसके घर में खाने को नहीं था या पीने को नहीं था। इसके पहले टाइम पे चलाते हैं। अरे हाँ, मैं ये भी क्लियर कर दूं, आपके पीछे भी ऑटो चलाते हैं, हाँ, आपके मेरे पापा पापा भी। भी। लेकिन देखो विजेंद्र भाई की खुशी, इनके चेहरे पे कहीं दुख नहीं है। नहीं दुख क्यों भाई, काम है, सबका काम है। उसके पापा, अच्छा मेरे पापा ऑटो चलाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं इस बात का दुख मनाऊं। हाँ। फिर उनको वो काम पसंद था, नहीं। उन्होंने शुरू से किया, ठीक है। उनसे- मुझे वो उससे रोजी रोटी चल रही है। उससे रोजी रोटी चल रही है, परिवार पल रहा है, हम इतने बड़े हो गए हाँ। उसी की कमाई से। हाँ। हम 3 बहन भाई हैं, हाँ। हम तीनों बहन भाई अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। छोटी बहन की शादी भी कर दी और उसी टम्पू से। तो फिर ऐसा ये नहीं है कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा दुख मनाने वाली चीज़ है भाई। सबके अपने अपने काम है, करते हैं सब। और ये सब चीज़ें तो नहीं, लेकिन ये है कि रियलिटी शो में जाते हैं तो पकड़ के रगड़ देते हैं। हाँ, रगड़ने का क्या है कि भाई खतरनाक, वो तो अलग ही सीन शॉट है। हाँ। लेकिन ये कि इतना फिर वो उनका यार अपना भी तो है कि हाँ। वो लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। इस हिसाब से क्या होता है, अगर आप एक दूसरा पहलू देखो तो वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हाँ भाई आप भी कर सकते हो। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम शख्सियत, वो भी इंस्पायर करते हैं मुझे, उनसे ही बातचीत होती रहती है, अनुग्रह अग्निहोत्री। बीच में कबीर कुमार बने रहे थे वो। बहुत मतलब जिस समय यहाँ पे कुछ नहीं था, मेरे को ऐसा लगता है उस समय उस शख्स ने शुरुआत की थी। अनुग्रह अग्निहोत्री जी की आपकी ज़िंदगी में किसके थ्रू मिलना हुआ, कैसे क्या हुआ और कैसा पहला प्रोजेक्ट बना? मेरे को लगता है अनुग्रह भाई के साथ ही आपका पहला प्रोजेक्ट था। हाँ, अनुग्रह सर के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था। और मिलना कैसे हुआ कि सैम के पास मैं डांस प्रैक्टिस करता था और सैम के वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक। मित्रता हमारी सैम के थ्रू ही हुई। जैसे कि हम लोग एक दूसरे फ्रेंड जोन हमारा जब बढ़ता है तो एक दूसरे के थ्रू मिलते हैं, वैसे ही मैं सैम के थ्रू मिला। और फिर काफ़ी बातें चीतें हुई हमारे बीच में कि क्या करते हो, डांस करते हो। फिर उन्होंने कहा कि एक्टिंग में ट्राई क्यों नहीं करते, तुम्हारा लुक सही जाता है गुंडे उंडे का या फिर बाबा का। अच्छा, तो उन्होंने ये आपको बताया कि हाँ। यू आर एक्टर? हाँ, उन्होंने बताया कि भाई तुम कर सकते हो एक चीज़। तो मैंने कहा भाई मैं डांसर फील्ड का मतलब मैं इस फील्ड का बंदा हूँ, डांसर हूँ, एक्टिंग का क्या है। बोले डांस एक एक्टिंग ही है। उन्होंने ये मुझे बताया कि डांस एक एक्टिंग ही है। कैसे कि भाई आप हर स्टेप को, हर लिरिक्स पे प्रेजेंट कर रहे हो तो वो एक्टिंग ही है। मतलब हर चीज़ आप एक एक चीज़ दिखा रहे हो अपनी बॉडी के थ्रू, वो एक्टिंग है। तो मैंने कहा भाई, फिर मैंने सोचा इस पर कि बात तो सही है, तो क्यों ना काम करा जाए उस पर। तो उन्होंने फिर एक प्रोजेक्ट दिया। सबसे पहले दिया था मुझे हमें जीने दो। यहाँ हम बैठ सकते हैं? बैठने की व्यवस्था बैठ सकते हैं? नहीं, यहाँ पर लग नहीं रहा। आइए। वैसे कि जैसे कि उन्होंने फिर एक प्रोजेक्ट दिया मुझे, हमें जीने दो। हमें जीने दो। आपका पहला प्रोजेक्ट एज एक्टर? हाँ, नहीं, दूसरा। अच्छा। हाँ, उससे पहले एक प्रोजेक्ट मैं कर चुका था। एक गाना था, वो क्या नाम था उस गाने का, एक हमारे रहमत भाई है, रहमत, बड़े बड़े बाल वाले। हाँ हाँ हाँ, उनके साथ एक गाना किया था। उस गाने में मुझे वैसा ही छोटा सा एक कैरेक्टर दिया था। वो जहाँ रीमा यादव को आप वहाँ छेड़ते हैं। रीमा यादव नहीं है वो, बरनाली।
जहाँ वो पानी है, हाँ हाँ पानी और वहाँ पे वो कुछ बैठी हुई है और आप कुछ मारते हैं, ऐसा कुछ था ना? हाँ हाँ, पानी से छेड़ता हूँ वो। हाँ, तो जब तक वो आ जाता है तो डर के मारी हाँ, वहाँ से निकल लेते हैं। निकलता है वो, मेरे को घूसा मारते हैं हाँ और मैं गिर जाता हूँ, हाँ वैसा। बाकी वो मतलब गाना वो पहले आया, मतलब शूट उसमें पहले हुआ, लेकिन वो रिलीज बाद में हुआ। फिर उसके बाद हमें जीने दो में शूट हुआ। हमें जीने दो का मतलब किया मैंने काम, लोगों ने काम किया। तो उसमें मेरे को अनुग्रह सर ने सिर्फ देखने के लिए कि लुक देखते हैं कैमरे पे कैसा आता है, तो मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर दिया, मतलब जैसे कि दलित का वंडा बना के। हाँ, शायद तुम्हें पता हो कि वही छुआछूत वाला प्रोजेक्ट था, वो छुआछूत को लेके बहुत ज़्यादा उसमें, तो उसमें वो ब्राह्मण बने थे और मैं दलित बना था, तो उसको लेके बना था वो प्रोजेक्ट। तो एक फिर प्रोजेक्ट आया था एक कष्ट, हाँ बहुत चर्चा में रहा। हाँ। 1 या 1.5 घंटे का प्रोजेक्ट मैंने देखा है। छावड़ा जी भी हैं, जी अनुग्रह भाई हैं, शिव भाई हैं, सैम भाई हैं। जी। उसमें आप एक फट्टू का कैरेक्टर करते हैं, बट जो कि एक कोई, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आते हैं, बत्रा। हाँ, वो कार से आते हैं और कहते हैं इन लोगों ने मेरे पैसे रखे हैं, हाँ। और एक चपेट मारते हैं और आपका सारा वो एक्चुअली क्या है, अनुग्रह सर का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हाँ, वो क्या करते हैं, मतलब अगर उन्हें किसी कैरेक्टर को दिखाना है हाँ, और नोटिस कराना है कि पब्लिक उसे याद रखे, हाँ, ये उनकी चीज़, ये चीज़ मतलब मैंने कई प्रोजेक्टों में देखी है उनके, कई प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं, तो उनकी ये चीज़ रहती है कि अगर वो किसी भी आदमी या किसी बंदे को नोटिस कराना चाहते हैं ना, तो उसके साथ वो कुछ ऐसा देते हैं उसे कि बाकायदा पब्लिक उसे याद रखे। कई बार जब वो शूट वो पिक्चर वाला जो मैंने सीन लिया था मेरे साथ, तो कई बार मुझे फेसबुक पे मैसेजेस आए कि आप वही हो ना जिनकी टॉयलेट निकल जाती है एक का शूट। भाई साहब अलग ही लेवल का वो, मतलब मैंने कहा अपने ऐसे थैंक यू बोलूं या क्या बोलूं, इज्जत हो रही है, हाँ मतलब चल मुझे क्या समझ रही में है। नहीं आया। एक फेसबुक पे भी कई मतलब लड़कियों के और उल्टा लड़कियों के मैसेज कि भाई आपका वही हो ना, मैंने कहा हाँ हूँ तो वही। मैं बोला आपने देखी, मैंने कहा हाँ, बोले हाँ देखी, कैसी लगी, अच्छी लगी, तो ठीक है। एक बार एक कश का ही अगर किस्सा बताऊँ तो फिर एक किस्सा और था एक कश का। एक अयूब खान सर को जानते होंगे आप? अयूब खान मुंबई वाले? नहीं नहीं, यहाँ अपने यहाँ रुद्रपुर के बहुत ही अच्छे सिंगर है और अच्छा। अपने बहुत अच्छे भाई है, अयूब खान है। तो उनका क्या था कि वो मुंबई गए थे किसी काम से, सिंगिंग के सिलसिले से गए थे। तो कोई एक सिंगर है जिनने पता नहीं कोई मतलब अच्छे लेवल के सिंगर है, अंकित तिवारी है, कोई और है, ऐसे कोई है। तो वो हमारा प्रोजेक्ट देख रहे थे, एक कश, मतलब मुंबई में हमारी एक कश चल रही थी और हमें पता नहीं है। तो वहाँ से वो आया मतलब मैसेंजर पे कि विजेंद्र आपकी एक कश में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। अरे मैंने कहा यार अयूब भाई थैंक यू आपने देखी, मतलब मैंने कहा थैंक यू अयूब भाई। तो बोले पता है तुम्हें कहाँ हूँ मैं? कि नहीं यार भैया कहाँ हो? बोले मैं मुंबई। मैंने कहा अच्छा भैया किस काम से गए हो? बोला मैं यहाँ किसी एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना था, उसके सिलसिले में आया हूँ और यही तुम्हारा प्रोजेक्ट देख रहे थे हम लोग। अरे मैंने कहा अच्छा सही है। तो मैंने बोला और कौन है? मैंने कहा और कौन था आपके साथ? बोला एक सिंगर और है, एक हमारे भाई साहब है। मैंने कहा कौन है? बोले वो है जिन्होंने वो गाना गाया सुनो ना संगे मरमत। अच्छा। मैंने कहा भाई इतने तगड़े तगड़े लोग गाना मतलब एक कस देख रहे हैं और कोई बुलावा नहीं आ रहा है और उस समय मुंबई नहीं गए थे। तो उस समय दिल को बड़ा सपोर्ट मिला कि भाई मुंबई जैसी जगह पे भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वहाँ लोग पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे अनुग्रह सर भी बता रहे थे, एक हुआ था उसी एक कस को लेके ही। हाँ, वो जो कमरा वाला किस्सा है कि उसी के साथ रहते थे, बंदा वो पहचान नहीं पाया जस्ट बिकॉज़ उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी तब तक। फिर बाद में वो बोल रहा है कि अरे पहले तो वो तू करके बोल रहा था अनुग्रह सर से कि क्या 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 करता है तू, क्या करा है तूने। फिर जब उनने कहा कि ये उनने दिखाता हूँ कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट निकाल के दिखाया, बोले ये मेरा प्रोजेक्ट है एक कस। तो उनने जब देखा उनने कि ये तो मैंने देख रखी पहले ही मुंबई में, तो बोला ये तो देख रखी है पहले ही। तो फिर मैं तू सर पे आ गया बोले सर अरे तो मतलब ये भी ट्रेजेडी होती है
मतलब ये बहुत चलता है आज के समय में। एक कस आपका बन चुका था, मैसेंजर पे सारा चीज होने लग गया था, मुंबई में लोग देखने लग गए थे। एक कस के बनने के बाद क्या कोई फायदा हुआ, उसके माध्यम से कोई काम मिला नहीं, उसके या माध्यम खाली से अप्रिसिएशन ही मिल के रह गया? हाँ अप्रिशिएशन ही मिल के रह गया, सही कह सकते हैं, इस चीज़ को कह सकते हैं कि अप्रिशिएशन मिल के रह गया। क्योंकि होता क्या है ना, या तो आप पूरी तरीके से उसमें घुसे हो, हाँ। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप उसमें फुल हो, मतलब इन्वॉल्व हो। आप चाहे दिन में 8 घंटे उसे दो, लेकिन दो। अब वही है कि अगर आप समय दे रहे हो तो 8 घंटे या 2 घंटे जितने भी देने दो, कंटिन्यू समय दो। अगर आप समय नहीं देते हो ना, तो उससे क्या होता है, आप बंद जाते हो किसी भी चीज़ में, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो उसमें बंद जाओगे। और उससे मुझे जैसे कि एक कस से लोग कहते हैं कि भाई, कई लोगों ने पूछा कि उसके थ्रू कोई और काम मिला, तो मैंने सबसे यही कहा है कि भाई मुझे और उसके थ्रू कोई खास काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि अप्रिशिएशन काफ़ी मिला। काफ़ी लोगों ने बोला कि अच्छा काम था, और काफ़ी मतलब अच्छा काम था, और ये और आगे क्या कर रहे हो, कब आने वाला है, तो उसी के सिलसिले में बातें होती थी। फिर उसके बाद फिर मुंबई पहुंच गए थे आप, अनुग्रह भाई मुंबई पहुंचे, अनुग्रह भाई ने आपको ही बुलाया। उसके बाद क्या सिलसिला चालू हुआ? क्योंकि वहाँ जाके मुझे जहाँ तक पता है कि आप कास्टिंग एसोसिएट बन गए, और जो आपके कास्टिंग हेड थे मिस्टर मनोज रमोला जी, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं बहुत बड़े, रूपक दास सर जो कि इनके शायद कास्टिंग एसोसिएट हैं, और उनके कास्टिंग एसोसिएट आप थे। तो क्या अनुभव रहा एक डांसर, फिर एक्टर और फिर कास्टिंग एसोसिएट? बहुत तगड़ा। उसमें क्या था ना कि कॉन्फिडेंस लेवल की आवश्यकता रहती है। आप किसी भी फील्ड में काम करो तो आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, चाहे आप डांसर हो या सिंगर हो या एक्टर हो, तो आपको क्या है कि आपको बात करनी आनी चाहिए लोगों से, ठीक। और ये बड़े मतलब विडंबना थी, इस चीज़ को हम विडंबना ही कहेंगे, कि जितने लोगों ने मुझसे कहा कि भाई तेरी टोन सही नहीं है, मतलब लोगों से बात करने की तेरी जो ना रवैया है वो सही नहीं है। इस चक्कर में हमारी भी लड़ाई हो चुकी है कई बार हुई है। हाँ, हम लोग रात को 1:30 बजे फ़ोन पे बात करते हैं, और साला 1:30 बजे तक 2 बजे तक लड़ाई हो जाती है, और फिर दूसरे दिन फिर बात कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा एक अलग क्वालिटी है हम दोनों में। क्योंकि भाई हमारे अंदर सीधा सीधा है कि मैल नहीं है, दिल में मैल नहीं है। मेरे अंदर सीधा है कि भाई मैं अगर कुछ किसी को बोल रहा हूँ तो मैं वो बस उसी टाइम के लिए बोल रहा हूँ, या तो वो तेरे अंदर वो चीज़ है या फिर नहीं है, या फिर वो मेरे लिए मेरी सोच से है कि भाई मेरी जो मतलब जिस तरीके से मैं तुझे परख रहा हूँ तू वो है, ठीक है। बाकी तू जो होगा भगवान जाने, लेकिन जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ तू बंदा वैसा है, तो मैं उस टाइम बोल के फिर उसके बाद वही ख़त्म कर देता हूँ। ये नहीं कि मैं उसे दिल में रखूँ और पकाता फिरूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये अपना असर है। मुंबई में आप कास्टिंग एसोसिएट हो गए थे, बहुत सारे अनुभव हुए होंगे। एज ए एक्टर एक अनुभव रहता है अलग, डायरेक्टर डांसर अलग रहता है। अब कास्टिंग हो गए थे, बहुत सारे एक्टर्स आपसे मिलने जाते हैं, तो क्या कमी रह जाती है उन एक्टर्स में कि जो 100 लोग जाते हैं 100 में से सिर्फ एक ही ऊपर पहुंच पाता है और 99 लोग घर वापस आ जाते हैं, कुछ 1 महीने में और कुछ 1 साल के अंदर अंदर? कमी का तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सारे जितने लोग हैं हर किसी का देखने का अपना नज़रिया है, ठीक। कुछ चीज़ें सिखाई थी मनोज सर ने, या फिर कुछ चीज़ें बातों में निकल के आई उनकी, मतलब मनोज सर की बातों में निकल के आई कि कुछ जो एक्टर है वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं। उनका सीधा सीधा रीज़न ये था, या तो आप एक तो टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, ठीक। मुंबई में टाइम की बहुत वैल्यू है। अगर आपने किसी को समय दे दिया कि आपको 4 बजे जाना है, तो आप 4 बजने में 15 मिनट पहले ही पहुंच जाओ। उसके बाद एक तो टाइम की वैल्यू, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपनी जुबान के पक्के होने चाहिए, मतलब आपने जो बोल दिया सो बोल दिया, ठीक। और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप जैसे कि आलस जो है, आलस क्या होता है कि हम लोग घर से कहीं बाहर चले जाते हैं ना, तो हमारा काम करने की जो है ना क्षमता, मतलब क्या होता है कि आप जो रिजेक्शन होते हैं, रिजेक्शन झेलते झेलते आदमी थक जाता है, तो फिर कहता है अरे यार मैं फिर ऑडिशन देने जाऊंगा, फिर थक होना तो रिजेक्ट ही है। होना रिजेक्ट है, तो सबड़े छोड़ नहीं दे रहा। तो मनोज सर ने एक चीज़ बताई थी, बड़ी अच्छी चीज़ थी वो, कि आप सोच के आओ,
आप सोच लो कि मुझे एक साल में कम से कम 100 ऑडिशन देने। आप ये सोच लो मुझे 100 नई जगह ऑडिशन देने एक साल में या 6 महीने में। आप अपना बजट बना लो कि मुझे इतने समय में इतने ऑडिशन देने, साल में या 6 महीने में इतने ऑडिशन दे के तब देखता हूँ मैं अब मुझे काम कैसे नहीं मिलेगा। ठीक, अगर आपने इतने ऑडिशन दे दिए और आपको काम नहीं मिला है तो सीधा सीधा कि भाई आपको सीखने की ज़रूरत है, या आप अपने माता पिता का पैसा बर्बाद ना करें, आप घर चले जाएं सीधा, या फिर आप सीखें और मेहनत करें, सीधी सीधी बात। लेकिन आप अपना बैकअप इतना रखें कि भाई आप अपने आप को मतलब परख सकते हो उसमें कि 6-7 महीने तक आप कंटिन्यू ऑडिशन दे रहे हैं तो आपको काम क्यों नहीं मिलेगा। वैसे तो अगर आप अच्छे एक्टर हो या फिर अच्छे एक परफॉर्मर हो तो आपको पहले दूसरे ऑडिशन में काम मिल जाता है। और एक चीज़ और है, कुछ लोग क्यों नहीं मिल पाता है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मुंबई के अंदर आप अवेलेबल रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मुंबई में नहीं हो और आपने ऑडिशन दे रखा है, क्योंकि मुंबई का पता नहीं कि आपकी किस्मत की घंटी कब बज जाए। जो घंटी होती है ना कॉल की, वो घंटी कब बज जाए पता नहीं होता। हमारे ही बैच का एक लड़का था, एक काफ़ी अच्छा एक्टर है, वो दोस्त थे हमारा काफ़ी, तो उसने एक ऑडिशन दिया, मतलब एक पैरेलल लीड के लिए उसका सिलेक्शन हो गया। अब और उसी दिन वो घर निकल आया हरियाणा। ठीक, हरियाणा निकल आया तो उसका सिलेक्शन हो गया था पैरेलल लीड के लिए। अब उसको कॉल पहुंचा, आप कहाँ हो? बोला, उसने बेवकूफ़ी क्या करी कि उसने ये बता दिया कि मैं घर निकल गया हूँ हरियाणा के लिए, वरना वो कल दूसरी दिन मतलब शूट पे पहुँच सकता था। उसे कल चाहिए था बंदा। और मुंबई में सीधा सीधा कॉल का क्या है, अगर आपको कास्टिंग कॉल आती है तो आप सीधे वो पूछते हैं आप कल अवेलेबल हो, सीधा ही है। वो आपको बताएंगे नहीं कि भाई क्या है कि वह, या फिर लंबा प्रोजेक्ट होगा तब आपसे बात होगी कि भाई उस दिन शूट है, लुक टेस्ट होगा या फिर रिहर्सल होगी। वो अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तब की है। अगर आप टीवी में जाते हो, टेलीविज़न में, तो आपको सीधे फ़ोन करके सीधे यही पूछते हैं कि कल आप कल फ्री हो, मतलब कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपका ऑडिशन भेज देता है तो, या फिर जो कास्टिंग मतलब इन प्रोडक्शन हाउस जो कर रहा है कास्टिंग डायरेक्टर, उसके पास आपका कांटेक्ट है तो वो सीधे पूछ लेता है कि हाँ भाई कल फ्री हो, तो उसके लिए थोड़ा सा रहता है। मुंबई गए थे, आपने एक टीवी सीरियल भी कर रखा है जी, उसके बारे में बताएं, कैसे मिला, क्या था वो किस्सा और कौन सा टीवी सीरियल था वो? टीवी सीरियल परमावतार श्री कृष्ण था। परम अवतार श्री कृष्ण। श्री कृष्ण काफ़ी प्रसिद्ध चैनल वो था, वो काफ़ी चला भी था, वो काफ़ी चला है। और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर थे, जैसे कि अपने अंकित बाटला भी थे और काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर थे, मतलब काफ़ी बड़े बड़े नाम। तो उसमें फिर एक हमारे उस चैनल, उसका तो ये था कि रिसेंटली एक मतलब कास्टिंग हमारे पास ही थी ना उसकी, तो कास्टिंग में भी था, तो आया कैरेक्टर, रूपक सर ने मेरा ऑडिशन भेज दिया। मतलब क्या हुआ था कि मैंने ऑडिशन बना के रखा था उसमें, मतलब एक माइथो का ऑडिशन बना के रखा था, तो बना हुआ था, तो रूपक सर ने मेरा ऑप्शन भेज दिया। तुक्के की बात, रूपक सर ने ये भी बोल दिया कि भाई अपना बंदा है। ठीक, तो अपना बंदा है तो फिर अपना बंदे को फिर देखा जाता है, और लुक भी फिर वैसा ही था। तो रूपक सर ने भेजने के बाद वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद फिर सेट पे पहुंचा। सेट पे गया तो एक अघोरी और थे। वो उनका बड़े अच्छे आदमी है वो, श्री कृष्ण कांत जी, मतलब वो राधे माँ के बहुत बड़े भक्त हैं और आए दिन टीवी पे काम करते रहते हैं। तो उन्होंने काफ़ी काम अभी भी कर ही रहे हैं, और अच्छे कोई एक चैनल है पंजाबी चैनल, उसमें पिता का कैरेक्टर कर रहे हैं। मतलब वो भी बहुत अच्छा था, और वो वहाँ का जो डायरेक्टर का जो मतलब चिल्ला रहा था डायरेक्टर, और जो काफ़ी जो एडी थे, मतलब काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मतलब वो भी एक अलग ही वो था एक्सपीरियंस, कहते हैं कि भाई खतरनाक लेवल का। यहाँ तो भाई भाई क्या कहते हैं, विजेंद्र भाई ऐसा कर लो, वहाँ पे मतलब ये सारी हाँ, चीज़ें कि ऐसा करना है, इधर देख उधर देख, ये नहीं कि मतलब किसी से सबसे, और हर किसी की मतलब वहाँ का टोन वैसा है। अगर आप कहोगे ऐसा नहीं, अगर आप ये नहीं कह सकते कि वो इज्जत नहीं करते, वहाँ की टोन वैसी है। फिर काम का प्रेशर तो ये है,
बाकी एक्सपीरियंस तो आप कह सकते हो कि भाई औसम था। औसम क्या कि आप टीवी पे जब हम लोग देखते हैं पूरा बन के जब आता है तो वो अलग ही लगता है, और जब शूट कर रहे थे तो वो कुछ और ही था। काम नेटवर्क से मिलता है, टैलेंट से मिलता है? दोनों। नेटवर्क बहुत ज़रूरी है और टैलेंट उससे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट कम है, ये नहीं कह रहा हूँ कि ना है, अगर आपके पास टैलेंट कम भी है नेटवर्क और है, नेटवर्क है तो तो आपको मिल जाएगा काम। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपके मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास टैलेंट बिल्कुल ना हो और आपको काम मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। मतलब इतने भी अंधे नहीं बैठे वहाँ, सब अच्छे खासे काम करे हुए लोग, और जिन्होंने काफ़ी समय दे रखा है वही काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। कास्टिंग काउच होता है इंडस्ट्री में? हाँ बहुत। कास्टिंग काउच शायद आपने लड़कियों का सुना होगा, हाँ। लेकिन लड़कों का भी होता है। हाँ, ये डिफाइन करिए। कल भी हमारी बात चल रही थी, मैंने कहा था ये डिफाइन करिए। हाँ, लड़कों का भी होता है, क्योंकि आजकल लड़कियां मतलब हर जगह खुल जाती है। लड़की कहीं भी मतलब खड़ी हो जाती है कि इतने मेरा कास्टिंग काउच किया है, लड़का कैसे होगा। मतलब कई जगह मैंने मतलब 1-2 कांटेक्ट हुए थे कि जिसमें ये हुआ था कि अरे एक था, एक मतलब कुछ क्या है कि उसमें कुछ गे सुना होगा, गे, तो गे वाला सीन शॉट भी रहता है। हाँ, लेकिन रहता है जो इंडस्ट्री में होते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़कों का काउच वो होता है, मतलब उनके साथ कुछ गलत है, उनसे गलत करवाया जाता है। अच्छा। हाँ, ये कुछ होता है कुछ, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? इस समय आप लॉकडाउन चल रहा है, चारों तरफ कोविड ने अपना प्रभाव दिखा रखा है। फर्स्ट लॉकडाउन, अब सेकंड लॉकडाउन में लोग जी रहे हैं, और आज जिस दिन शूट कर रहे हैं तो ये भी एक कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, लेकिन है तो लॉकडाउन ही। अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप कभी डांस सिखाएंगे या एक्टिंग की क्लासेस देंगे, या फिर क्या करने वाले हैं? डांस सिखाने का तो है, डांस सिखाने का मैं सोच रहा हूँ कि एक एकेडमी खोली जाए। अच्छा, रुद्रपुर में? रुद्रपुर में फिलहाल तो मैं रुद्रपुर में नहीं खोलूँगा। हाँ। खोलूँगा तो आसपास कहीं, आसपास बोले तो बोले तो मतलब 10-15 किलोमीटर के हेरफेर में। पंतनगर हो सकता है, गदरपुर हो सकता है, काशीपुर हो सकता है, या बिलासपुर हो सकता है। ठीक है। ठीक, यहाँ इस एरिया में खोलूँगा, क्योंकि यहाँ सैम भाई हैं। ना ऐसा कुछ नहीं है। सैम भाई, देखो सैम भाई से मेरा कोई उतना कोई जाति वो है नहीं, वो बल्कि वो मुझे और सपोर्ट ही करेंगे। अगर मैंने खोली तो उल्टा वो मेरी जो एकेडमी होगी वहाँ क्लासेस देने आ जाएंगे। उससे मुझे बेनिफिट है, क्योंकि वो अच्छा वर्कआउट कराते हैं लेडीज़ को, और जुम्बा वगैरह, जुम्बा एरोबिक्स वगैरह का उनका बहुत बढ़िया और फिर योगा में उन्होंने अच्छा खासा अपना सही कर लिया पूरी बॉडी, क्योंकि मैं उन्हें व्यक्तिगत जानता हूँ, तो योगा में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी कर ली उन्होंने, तो मेरे लिए तो फ़ायदा है अगर यहाँ खोल लेता हूँ। क्या नाम होगा डांस एकेडमी का? ऐसा कुछ सोचा नहीं है डांस एकेडमी के नाम के बारे में, लेकिन ये सोचा है कि मम्मी पापा के नाम पे रखी जाए। ऐसा बस खाली विचार आया मन में कि मम्मी पापा के नाम पे रखी जाए, और उससे काफ़ी लोगों को मैं ये सोचा कि सपोर्ट करूँगा। मतलब जो मुंबई जाना चाहते हैं और जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि लिंक है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, सबके हैं, रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है वहाँ। अगर मैं किसी को भेजता हूँ यहाँ से तो वो वहाँ जाके भटकेगा नहीं। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से किसी बंदे को भेज रहा हूँ तो वो भटकेगा नहीं। तो बस ऐसा है। बाकी अगर कोई जाना चाहता है, दोबारा मुंबई कब जाने का विचार है? मुंबई जाने का विचार है, अगर एकेडमी खोलता हूँ पहले, ठीक, एकेडमी खोलने के बाद क्या है कि घर को पटरी पर लाना है। जो परिस्थितियाँ ख़राब हो चुकी लॉकडाउन की वजह से, सारे काम ख़त्म हो गए, जो अर्निंग वर्निंग का था सब ख़त्म हो गया। अब मैं भी प्रेजेंट टाइम में तुम्हें पता है जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी फिर से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करके छोटे भाई को और पापा को इस्टेब्लिश करना है, फिर उसके बाद निकलने की कोशिश करूँगा। तो लगभग 1.5-2 साल फिर? हाँ, 2 साल और दूंगा पूरा, चाहे कैसे भी देने पड़े। 2 साल मुंबई को और देने हैं, चाहे मैं घर पे वापस आके जो कर रहा हूँ वो करूँ फिर से। हाँ, लेकिन 2 साल और दूँ। तो ये है आपकी पूरी प्लानिंग। हाँ। आओ विजेंद्र भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है आपसे बात कर।
मुंबई कितना प्रभावित नाम है। प्रभावित और लोगों को डराने वाला। काफ़ी आर्टिस्ट जो है मुंबई के नाम से डर जाते हैं। मतलब काफ़ी लोग, मतलब डरना क्या कह सकते हो आप, वहाँ को लोग सोचते भी हैं जाना, लेकिन कुछ लोग ये सोच के नहीं जा पाते हैं कि भाई मुंबई में जाके करूँगा क्या, खाऊंगा क्या, पीऊँगा क्या, रहूँगा कैसे, करूँगा क्या। तो ये है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग भरी लाइफ है वहाँ की। और आप पूरी मुंबई में देखोगे तो स्ट्रगलर ही स्ट्रगलर, बहुत ही खतरनाक सीन है मुंबई का। पहली बार जब आप मुंबई में उतरे थे, ट्रेन से ही उतरे होंगे जाहिर सी बात है, तो क्या सीन रहा था, मतलब कैसा महसूस हुआ आपने, आप अपने ड्रीम सपनों के शहर की तरफ पहुंच चुके थे? सपनों के शहर की तरफ पहुंचना मतलब पूरी प्लानिंग थी कि यहाँ से जाके हमने रूम ले रखा है, जाना है और सिर्फ रह के काम स्टार्ट करना है। वो तो ये पूरी प्लानिंग थी हमारी, ठीक है। इसको बोलते आगे आ जाओ, ठीक है। प्लानिंग थी पूरी। प्लानिंग के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जैसे कि हम स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पे उतरने के बाद क्या हुआ कि हमें जाना था वसई, पर हम उतरे थे वसई मेन मुंबई से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर होगा, हाँ मेरे ख्याल से। हाँ। तो वसई जाना था हमें। वसई का क्या था कि हम लोग उतरे थे, हम लोग सेंट्रल मुंबई, हाँ हम लोग उतरे सेंट्रल मुंबई। सेंट्रल मुंबई से हमने पकड़ी वसई के लिए ट्रेन लोकल। अब लोकल का खैर मुझे पता था क्योंकि मैं एक बार पहले मुंबई जा चुका था अमरदीप सर की वर्कशॉप लेने, तो उसमें पैसा कम डांस ज़्यादा। मैं उस समय जो हम रुके थे, उस समय हम रुके थे गेस्ट हाउस में, सवेरा अपार्टमेंट्स करके था, रोडवेज पे ही है, वहाँ बस स्टैंड पे ही है, स्टेशन पे ही है, और मीरा रोड पे। हाँ उस समय वहाँ थी उसकी वर्कशॉप। तो उस पहले मैं जा चुका था, तो एक्सपीरियंस तो मुझे था भीड़ का, कि लोकल ट्रेन का और बाकी वो सारे एक्सपीरियंस थे। लेकिन ये था कि अब हमें वसई जाना था, ठीक है। वसई जाना था तो हमने करना था काम, कि वही काम के थ्रू जाना था वसई। तो और फिर अनूर सर वहाँ थे, तो हमने क्या कुछ करना नहीं था खास, हमने सीधे स्टेशन पहुँचे वसई, वसई से ऑटो किया सीधे वहाँ जहाँ जो आपका रूम है, हाँ वहाँ पहुँच गए, वहाँ सारा सेटलमेंट था। वहाँ जाने के बाद अरे भाई नहीं वो खतरनाक। आपको पता होगा मुंबई में पानी की क्या किल्लत है, सुना है पानी के बारे में? नहीं मैंने दिल्ली का सुना है, मुंबई का नहीं सुना। मुंबई का नहीं सुना? हाँ सुना दिया आपने। मुंबई का क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि मैं मुंबई में हम पहुँचे, जैसे ही पहुँचे मैं शिव सैम ना, मैं शिव, हाँ हम तीन थे, नहीं हाँ मैं शिव और रहमत, हम तीनों पहुँचे। सैम भाई निकल चुके थे? सैम भाई पहले रह रहे थे, सैम भाई बी कंपनी से सीख रहे थे ना, हाँ पहले वो क्लासेस चल रही थी उनकी। मैं शिव रहमत हम वहाँ पहुँचे, रूम पे पहुँचे, फ्लैट तो सही था, पानी नहीं है। पानी नहीं है, ठीक है चलो भाई मान लिया पानी नहीं है। एक कैंपर मंगा लिया पानी का, ठीक है। पानी का कैंपर मंगाने के बाद क्या हुआ, 3 दिन तक पानी नहीं आया। अब हम फ्रेश होने से परेशान, नहाने से परेशान, अब अगला आदमी क्या करे, नहाए ना, फ्रेश ना होए, क्या क्या करे। इस किल्लत के चक्कर में शिव रूम छोड़ के चला गया वहाँ, बोला मैं अलग रहूँगा, मैं नहीं रह रहा। हाँ बोले फिर हम, मैं और सैम ने अरेंजमेंट किया, जब तक फिर पानी आ चुका था तो फिर सारी ठीक हो गया सब। फिर उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई। पहले हम सीखे थे, हमें मतलब सीखे हमने, क्लासेस स्टार्टेड हुई। अंधेरी हम जाते थे रोज़ वसई से, सुबह 7 से ट्रेन होती थी हमारी, 8 बजे से क्लासेस होती थी। तो हम हमारी संडे की छुट्टी रहती थी, बाकी मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहती थी। तो चलता था ऐसा ही, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस और संडे की छुट्टी। मतलब लोकल का तो आपको पता ही, लोकल ट्रेन का कैसा सीन थोड़ा रहता है। तो बस वैसे ही फिर लाइफ चल रही थी। फिर उसके बाद प्लान किया कि स्कूल खोलना है करके, सर ने बताया कि एक स्कूल मतलब हमने खोलना है। तो
ठीक है भाई खोल लीजिए सर, हम भी सपोर्ट करेंगे आप। फिर वैसे ही सिलसिला चालू हुआ, काफिला चलता गया और एक लेवल बना दिया था एक पूरे इंडिया में। सब में आज़ाद आधे से ज़्यादा शहरों में पता चल गया था कि एक ऑडिशन स्कूल करके भी कोई एक स्कूल है जो एक्टिंग सिखा रहा है और लोगों को काम दे रहा है। ऐसा फिर लॉकडाउन फिर आया लॉकडाउन और फिर हो गई काम की किल्लत सबके साथ। सबके साथ। फिर आया लॉकडाउन और उसने हमें कर दिया बिल्कुल पैदल। आर्टिस्ट को या एंटरटेनमेंट फील्ड को लोगों को ज़्यादा इफेक्ट किया है चीज़ें। ऑफ कोर्स, क्योंकि आर्टिस्ट कहाँ जाए? आर्टिस्ट तो भाई वहाँ काम करने गया था और उसे वो ना तो कहीं कंपनी में जॉब करता है, शूट सारे बंद पड़े तो वो कहाँ से खाएगा, क्या करेगा? रूम का किराया देना है, दुकान का किराया कर्जा देना है, पानी का बिल पे करना है और भी बहुत छोटे मोटे कर्जे हो जाते हैं वो करने हैं। क्या क्या करे अगला एक बंदा, क्या क्या करे? तो इसलिए मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा। फिर एक चीज़ और भी है, मैंने एक चीज़ महसूस करी कि ज़्यादातर जो लोग मुंबई से वापस आते हैं ना वो सुसाइड क्यों करते हैं। यहाँ पे आके जब मैं घर पे आया और जब मैंने वो चीज़ें अपने साथ महसूस करी तब मुझे समझ में आया कि भाई लोग मुंबई से आके सुसाइड क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? मेरा भी वही सवाल है, क्यों अच्छा, करते हैं? तो ये सवाल है क्यों करते हैं कि भाई वो हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट। मतलब फ्रस्ट्रेट तो सबको पता ही है कि हाँ भाई हो ही जाता है, लेकिन उनका कारण क्या होता है कि फ्रस्ट्रेट होने का कि भाई लोग पूछते हैं, सवाल बहुत होते हैं। सवाल तो हर किसी के, मतलब जिसे तुम जानते भी नहीं हो और मतलब कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा उससे लेना देना भी नहीं है, वो पूछ लेता है अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो मुंबई था और बन गया हीरो या बन गया विलन या बन गया एक्टर, अब उससे तुम क्या कहोगे? और खास करके अपने सगे वो ज़्यादा करते हैं, जो अपने सगे होते हैं ना, रिलेटिव्स बोल सकते हैं। हाँ रिलेटिव, रिश्तेदार, मतलब बहुत जो बिल्कुल क्लोज, जिनसे उम्मीद भी ना हो ये बात करने की कि भाई ये नहीं करी जा सकती, मतलब ये तो कर ही नहीं सकता। वो कहता है कि बस माँ बाप का पैसा डुबा के आ गए, हो गया बस बन गए एक्टर, ये करने गए थे वहाँ पे, वो करने गए थे, ये करवा दिया वो करवा दिया। अरे भाई मेरा पैसा, मेरे माँ बाप, मैंने करा, मैंने करवाया, तू कौन है? तो फिर दूसरी चीज़ क्या, इस चक्कर में फिर मैं एक दिन बैठ के यही सोच रहा था, मैंने कहा भाई क्यों, ये वजह है इसकी कि भाई लोगों के सवाल और लोग जो मतलब बिना मतलब की बातें करते हैं कि क्यों कैसे, तो भाई इसी चक्कर में बंदा करता है। और एक दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, वो धोबी का कुत्ता हो जाता है, ना घर का ना घाट का। हाँ क्योंकि एक तो वो काम छोड़ के आ गया अपना, एक चीज़, और दूसरी चीज़ क्या है ना, वो छोटा मोटा कुछ कर नहीं सकता, ठीक, या तो वो कंपनी में काम नहीं कर, जैसे मैं था पहले, मुझे ये चीज़ समझ में आई। पहले क्या था कि भाई मैं मुंबई से, जब मैं मुंबई नहीं गया था, चाहे मैं यहाँ पे अपने शहर में नोनली डांसर था, मतलब जब शहर में आज भी, वैसे तो आज भी जब शहर में गिनती होती है तो नाम मेरा भी आता है कि हाँ विजेंद्र भी नाम का एक डांसर है शहर, ठीक है, ऐसा है। लेकिन पहले क्या था कि मैं भाई कुछ भी करता रहा बेधड़क, मतलब कुछ भी काम मिल गया, क्योंकि काम था नहीं तो भाई मैं सफाई का काम कर लेता था, कहीं कुछ भी कर लेता था, कुछ भी। तो मुंबई से आया, यार नहीं यार ये यार काम मेरे पे अच्छा ही लगेगा बोले अभी मतलब मैं कैसे करूँ, अगर मैं करूँगा तो लोग कहेंगे कि यार तू इसलिए करके इतना करके आया, तू ये कर रहा, फिर से झाड़ू पोछा कर रहा, तो वहाँ गया क्यों था? तो फिर ये सीन समझ में आया कि भाई इसलिए लोग ज़्यादातर सुसाइड करते हैं कि वो ना घर के रहते हैं ना घाट के, और बिना मतलब में कुछ ना कर पाते ना किसी को करने दे पाते। विजेंद्र भाई मेरा एक चैनल है फिल्मी चाणक्य है, लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, देखते हैं आप तो? विजय कैसा लगता है? एक नंबर। हमारे जैसे लोगों का कुछ है भविष्य? यार मैं कोई दाता थोड़ी ना हूँ, वरना मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ कि कुछ ही बता दूँ नहीं। हाँ ठीक है भाई, काम करो, मतलब ये है कि सीधा सीधा बने रहना जरूरी है। हाँ तो बने रहो,
लगे रहो। एक और चैनल फेल हाँ। 2 शॉर्ट फिल्में डाल दी। देख चुका हूँ मैं 2 शॉर्ट फिल्म, सक्सेना जी और वो कौन है करके। काफ़ी अच्छा है। बस यही है कि यही शुभकामनाएं है कि लगे रहो और करते रहो। काफ़ी लंबा संघर्ष है ही। करना तो है ही, चाहे कैसे भी किया जाए करना तो पड़ेगा। विजेंद्र भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर आपको